वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम रूसो महोदय के सामाजिक समझौते सिद्धांत को देखने वाले हैं। इस समझौते के माध्यम से वो अपने आदर्श राज्य या एक राज्य की उत्पत्ति बताते हैं, जिसे हम उनका आदर्श राज्य कह सकते हैं। इसके अंतर्गत वो बेसिकली मानव स्वभाव की वर्णन चर्चा करेंगे। इसके बाद प्राकृतिक अवस्था, फिर वो आगे जाके इसके आधार पे समझौते के कारण बताएंगे, फिर समझौते के द्वारा राज्य का स्वरूप तय होगा और अल्टीमेटली हम उनके जो सामाजिक समझौते हैं उसकी विशेषताएं देखेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि अभी तक जो हमने दो सामाजिक समझौतेवादी विचारक पढ़े हैं, हॉब्स और लॉक, उनके सामाजिक समझौते से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए बढ़ते हैं हम रूसो महोदय के सामाजिक समझौते की अवधारणा की ओर। बेसिकली पहले आप ये समझिए कि ये सामाजिक समझौते की अवधारणा दी क्यों जा रही है। जैसे कि आप पिछले लेक्चर से कवर करते हुए देखते आ रहे होंगे कि जो वैज्ञानिक सामाजिक समझौते की तीन अवधारणाएं हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो हॉब्स महोदय हो, इसके बाद हमें लॉक महोदय का एक सामाजिक समझौता दिखाई देता है और हम रूसो का सामाजिक समझौता आज हम पढ़ने वाले हैं। तो होता यह है कि जो विद्वान महोदय होते हैं या दार्शनिक होते हैं, वो तत्कालीन समाज में कुछ बुराइयां पाते हैं, इसकी निंदा करते हैं और फिर इसका एक विकल्प भी खोज के हमारे सामने रखते हैं। क्योंकि इसी कड़ी में रूसो भी इसका पालन करते हैं और जो वर्तमान समाज है इसकी निंदा करते हैं। वो बेसिकली दो माध्यमों से इसकी निंदा करते हैं, एक तो विज्ञान के कारण और दूसरा जो कला। इन सब के कारण जो निजी संपत्ति का उद्भव हुआ है, इन सबको वो मानते हैं कारण कि कहीं ना कहीं इन्होंने मानव को बेड़ियों में जकड़ दिया है। यानी वर्तमान में जो सिविल सोसाइटी है उसने मानव को एक बंधनों में जकड़ दिया है। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन कल हमने आपको बताई थी कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो वही है कि जो वर्तमान सिविल सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं विज्ञान, कला और निजी संपत्ति के कारण बंधनों में जकड़ी हुई है। लेकिन प्रारंभतः मानव ऐसा नहीं था। जैसे कि हम इनके सामाजिक समझौते की अवधारणा में स्टार्ट करेंगे, मानव संबंधी अवधारणा, मानव के स्वभाव संबंधी अवधारणा। तो वहां हम पाएंगे कि ये मानव के स्वभाव की एक सकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करेंगे और उसी के आधार पर जब वो प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे तब वहां भी बहुत हद तक एक अच्छे और सुखी समाज की कल्पना करते हैं। लेकिन इसके अंतिम दौर में जब कला, विज्ञान और निजी संपत्ति का विकास होता है, मेनली इसके पीछे वो एक कारण मानते हैं बुद्धि को, कि मानव की बुद्धि का विकास हुआ, वो तर्क करने लगा, तो इस कारण से ऐसा हुआ। और इसके बाद जो वर्तमान हमें राज्य दिखाई देता है या नागरिक समाज हमें दिखाई देता है, वो इसकी कठोर आलोचना करते हैं कि इसने नैतिकता का पतन कर दिया, इसमें व्यक्तिवादी गुण, स्वार्थी हो गया ये, और ऐसा और जो कि हमें बदलना चाहिए और मानव को पुनः नैतिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहिए। ऐसी जो रूसो महोदय है उनकी कामना थी कि मानव को वो प्राकृतिक अवस्था वाले उच्च नैतिक व्यवहार तक ले जाए। लेकिन चूंकि अब मानव विकास करते हुए यहाँ तक आ गया है, अब प्राकृतिक अवस्था के बाद वापस जो आदिम अवस्था में जाने का सही नहीं मानते हैं रूसो महोदय की मनुष्य को वापस आदिम अवस्था में भेजा जा सके। चूंकि कला और विज्ञान का विकास हो चुका था, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं कि स्वतंत्रता तो कम से कम आदिम समाज जैसी रहे। तो इसलिए वो एक सामाजिक समझौता करते हैं और एक ऐसी सिविल सोसाइटी की कल्पना करेंगे। वो आप जाके देखेंगे कि जो एक सकारात्मक है, समूहवादी है, जिसमें समुदाय क्या सोचा जाता है, इसकी अच्छाइयों को देखा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और है, आप यही समझ लीजिए, रूसो महोदय दो प्रकार की सिविल सोसाइटियों की आपको चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। एक वो जो वर्तमान में वो देख रहे हैं, जो कि वर्तमान समाज के मूल्यांकन और उन्होंने अपने जीवन में जो देखा है उस सिविल सोसाइटी की वो चर्चा करेंगे, जो कि इसका हमें नकारात्मक वर्णन देखने को मिलेगा या इसमें वो सुधार चाहते थे। लेकिन जो सामाजिक समझौते के बाद एक वो सिविल सोसाइटी का वर्णन करेंगे, वो एक सकारात्मक होगी, उसमें नैतिकता का विकास होगा, वो समुदायवादी होगी और कहीं ना कहीं जो जनरल विल की अवधारणा हमने कल पढ़ी थी वो इससे संबंधित भी होगी। तो आप इन दोनों सिविल सोसाइटियों का अंतर अपने अंतर्मन में रखें तो चीजें में कंफ्यूजन कम होगा। कि दो प्रकार की सिविल सोसाइटी वो बताते हैं, एक तो जो वर्तमान में चल रही है और एक जिसे वो स्थापित करना चाह रहे हैं। आइए तो अब रूसो महोदय के सामाजिक समझौते की मुख्य बातों की चर्चा कर लेते हैं कि रूसो जो है वो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट
जो कि 1662 में आई थी। इसमें अपने राजदर्शन से संबंधित यानी जो अपना वो आदर्श राज्य प्रस्तुत करते हैं, में सामाजिक समझौते के विचार का विस्तार से वर्णन करते हैं। वह समाज के नैतिक जो पतन हुआ है, उसके प्रति अत्यंत चिंतित दिखाई देते हैं और इनका बचपन भी कुछ ऐसे ही गुजरा है। आपने देखा है कि कैसे वो उनका बचपन एक निठल्लेपन और आवारागर्दी में बीता था, तो उससे वो चिंतित थे और इसका कारण वो कला और विज्ञान को मानते थे। वह चाहता था कि मनुष्य पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो, यानी जैसे वो मानव स्वभाव के वर्णन प्राकृतिक अवस्था में करेगा, वो उसी प्रकार के मानक मानस के लिए स्थापित करता है कि वर्तमान मानव भी उसी नैतिक स्तरों को प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह जो मनुष्य का स्वभाव मानता था या प्राकृतिक अवस्था मानता था और जो समाज की और राज्य की वो कल्पना करेगा, वो आदर्शवादी दृष्टिकोण से उसकी विवेचना करता है। यानी मनुष्य अच्छा होगा, नोबल सेवेज होगा और वो समाज और जो राज्य बनेगा जनरल विल के आधार पर, वो भी एक आदर्शवादी समाज होगा, जहां पे मनुष्य सद्गुणी होगा और विकासवान होगा। जो रूसो महोदय हैं, सामाजिक समझौते के जो उनके विचार हैं, हम इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत उसे देख सकते हैं। पहला है उसकी मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत, तीसरे है समझौते के कारण और सामाजिक समझौता हो जाता है, फिर राज्य का स्वरूप और उसके बाद उनके समझौते की प्रमुख विशेषताएं भी हम देखेंगे कि ये कैसे दूसरे सामाजिक समझौतों से अलग था। तो आइए अब एक-एक करके इन पांचों पॉइंटों को हम समझेंगे और उसमें भी सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मानव स्वभाव का। मानव स्वभाव में रूसो महोदय आदिम काल से चर्चा स्टार्ट करते हैं, जहां से एक आदिम मानव या जंगली मानव हमें उनका दिखाई देता है और वो इसकी कल्पना करते हैं एक भद्र पशु के रूप में। भद्र पशु के रूप में मानव की चर्चा करते हैं और कहा करते थे कि मानव ना तो जो आदिम अवस्था है यानी प्राकृतिक अवस्था में ना तो अच्छा था ना बुरा था। यानी आप जैसे पशुओं को देखिए, जैसे गाय या बैल होते हैं, तो आप उनके स्वभाव की चर्चा करिए तो वो कैसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ना तो अच्छे काम करते हैं ना बुरे काम करते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। वो तो बस जीते हैं और मतलब जीवन चल रहा है एक प्रकार से उनका। उनके ना कोई इंटेंशन होते हैं ना कोई मोटिव होते हैं। वो एक निस्वार्थ भाव से जीते हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है, कोई संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, कोई घर नहीं है, ना उनका कोई परिवार है। इसी प्रकार वो आदिम अवस्था में मानव के स्वभाव की चर्चा यहाँ करते हुए हमें दिखाई देता है। जहाँ वो कहता है कि मानव एक भद्र पशु जैसा था, भद्र यानी नोबल और पशु यानी सेवेज। तो उसे ना तो अच्छे बुरे का ज्ञान था, ना ये था कि स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है और वो कुल मिला के एक शांतिपूर्ण अच्छा और सुखद जीवन यहाँ व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब कला और विज्ञान का विकास होता है, तब मानव थोड़ा-सा बुरा हो जाता है, ऐसा रूसो महोदय मानते हैं। तो वही बात है कि रूसो ने जो आदिम मनुष्य उसको पशुतुल्य, निष्पक्ष, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना। यानी जैसे पशुवत अवधारणा जो होती है, उसमें पशु निर्दोष होता है, जानवर स्वाभाविक रूप से अच्छे ही होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, उससे किसी पक्ष से कोई लेना-देना नहीं होता है। मनुष्य जो मानव स्वभाव की बात कर रहा है प्राकृतिक अवस्था में, वो तेरे-मेरे के स्वार्थपने से दूर था। यह तो कला और विज्ञान से तब आता है जब वह तर्क करना सीख जाता है। यानी मनुष्य जब शाणा बन जाता है अ, तब उसमें कुछ बुराइयाँ आ जाती हैं। वह स्वार्थ बस अपना देखने लगता है और कहीं न कहीं चंचल और झूठा कपटी हो जाता है। इस प्रकार कला और विज्ञान मानव को भ्रष्ट कर देते हैं। रूसो महोदय जो हैं, उन्होंने मानव को एक भद्र पशु माना यानी नोबल सेवेज माना। ये नोबल सेवेज की अवधारणा हम आगे भी देखने वाले हैं। नोबल सेवेज बेसिकली ये क्या है, नोबल माने अच्छा, सेवेज माने पशु, एक अच्छा पशु है या आदर्श पशु जिसे कह सकते हैं, तो इसी के समान उन्होंने मनुष्य को माना है। और वैसे भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है, वहीं से इसका विकास हुआ है। तो कहीं न कहीं हम जो रूसो का ये सामाजिक समझौते संबंधी अवधारणा है, इसे बायोलॉजी के विकास क्रम से संबंधित करके भी देख सकते हैं। इसकी 2 मूल प्रवृत्तियाँ थी, यानी जो आदिम मानव था इसकी मूलतः 2 प्रक्रिया थी। एक तो भद्र था, मतलब अच्छा था, तो इसमें परोपकारी वाली भावना थी और सहानुभूति भी थी। जो दूसरों का भी अच्छा चाहता था, ऐसा कोई बुरा नहीं था स्वभावतः, जैसे कि हॉब्स वर्णन करता है, उस प्रकार का ये नकारात्मक इंसान नहीं था।
और दूसरा इसमें थोड़ा-सा आत्म प्रेम भी पाया जाता है, जो कि हमें कहीं न कहीं लॉक की अवधारणा यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार वो पशु भी था और जो भद्र था। तो इसमें 2 मूल प्रवृत्तियाँ आपको यहाँ दिखाई देंगी, एक तो परोपकारी या सहानुभूति वाली अवधारणा और दूसरी पशुवत, जो कि स्वप्रेम यानी खुद अपनी चीज़ों के लिए जीता है और अपने आप से प्रेम करता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम उसकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी अवधारणा देखेंगे, चूँकि हम उसके मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा को देख चुके हैं, तो जो मानव स्वभाव होगा इसी से कहीं न कहीं मिलके मानव निर्मित होते होंगे और इसी से उनकी जो अवस्था है, यानी उस प्रकार का तत्कालीन अवस्था क्या थी, वो भी हमें दिखाई पड़ेगी। इसमें 2 मुख्यतः डिवाइडेशन आएँगे, आप यहीं पहले उसे समझ लीजिए, फिर इनकी प्राकृतिक अवस्था देखिए। एक तो जो वो सकारात्मक अवधारणा की बात करता है, यानी जहाँ मनुष्य नोबल सेवियस था, वो निष्पक्ष था, निर्दोष था, अच्छा-बुरा कुछ नहीं जानता था और उसमें 2 मूल प्रवृत्तियाँ थी, एक तो परोपकार और दूसरा स्वप्रेम। खुद अच्छा चाहता और दूसरों का भी अच्छा हो, उसे किसी तीसरे से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब इतनी अच्छी आवश्यक अवस्था थी, तो आप सोचेंगे कि सर समझौते करने की क्या बात हुई? ऐसा क्या ही हो गया कि वो एक समझौते के द्वारा नई सिविल सोसाइटी का गठन चाहता है और अगर इतनी अच्छी चीजें थी तो वर्तमान में जो रूसो महोदय ने समाज देखा या जिसकी वो आलोचना करते हैं वो सिविल सोसाइटी वो इतनी बुरी कैसे हो गई, तो उसकी वो यहाँ चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के अंतिम दौर में हुआ क्या कि 2 चीजें हुई। एक तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और जो दूसरा कारण वो मानते थे वो एक कारण ये था कि निजी संपत्ति का उदय। जी हाँ, निजी संपत्ति का उदय। ये 2 कारण मुख्यतः वो अपने दर्शन में कोट करते हैं कि इस कारण से ये प्राकृतिक अवस्था खराब हुई और इसके बाद जो समाज बना, यानी प्रभुत्वशाली लोगों ने, शक्तिशाली लोगों ने जो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और संसाधनों की लूट-मार के लिए कायदे से एक राज्य का गठन किया या सिविल सोसाइटी का गठन किया है, वो अनैतिक है और संघर्ष पर आधारित है। ये संघर्ष पर आधारित अवधारणा है। इसमें युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, एक दूसरे से छीना-झपटी, अ, लालच, लूट-मार, झूठ, जो कि नकारात्मक अवधारणा यहाँ वो राज्य की देता है, ऐसा राज्य बन जाता है इसकी अंतिम स्टेज पे। तो रूसो जो है इसी अवस्था से मुक्ति के लिए अपना पूरा सामाजिक समझौते की अवधारणा को पेश करता हुआ आपको दिखाई देगा। चूँकि ये अच्छी थी, लेकिन जब मनुष्य में तर्क बुद्धि का विकास हुआ और कला और विज्ञान आ गए, तो जनसंख्या बढ़ी और निजी संपत्ति का उदय हुआ और निजी संपत्ति के बाद राज्य बना, मनुष्य अनैतिक हो गया, समाज अनैतिक हो गया और उसको कहीं न कहीं मनुष्य को एक और जो उसका कोट आता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा होता है। तो जो जकड़न की बात रूसो कर रहा है, वो कहीं न कहीं यही है कि अनैतिक और जो एक गला काट प्रतियोगिता हुई संसाधनों के लिए, वो उससे मुक्ति चाहता था और मनुष्य में जो आदिम अवस्था में गुण थे, उनकी पुनर्प्राप्ति करना चाहता था। तो इस प्रकार आप इसकी प्राकृतिक अवस्था देख चुके होंगे कि ये 2 टाइप से, ये तो ठीक थी यहाँ तक, लेकिन इसके कारण वो समझौते करता है। आइए तो अब इसे थोड़ा-सा कुछ पॉइंट वाइज़ और समझ लेते हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोदी में रहता था, यानी आदिम था, ना तो उसके पास कोई घर था, ना उसके पास कोई संपत्ति थी। वो एक नोबल सिविल था, यानी पशुवत था, तो पशुओं को कोई समाज नहीं होता, कोई सोसाइटी नहीं होती, कोई कल्चर नहीं होता। वो खुश था अल्टीमेटली, और यही रूसो चाहते भी कि इंसान खुश रहे। प्राकृतिक मनुष्य स्वतंत्र, एकाकी, नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त था, निस्वार्थ था, संपत्ति और परिवार से रहित था, आदिम स्वर्गीय दशाओं में रहता था। जी हाँ, जो आदिम काल की स्वर्गीय दशाएँ हैं, आप समझ गए होंगे, उसी में रहता था और ये सब उसकी विशेषताएँ हैं। वो स्वतंत्र था, किसी पे कोई बंधन नहीं था, कोई जंजीरों में जकड़ा नहीं था, वो एकाकी था, अकेला था, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त था, अच्छा-बुरा कुछ नहीं जानता था, निस्वार्थ था, किसी दूसरे के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं रखता था, संपत्ति और परिवार से रहित था और घर भी नहीं था कोई उसका। तो वही रूसो बोल रहे हैं और इसी प्राकृतिक अवस्था की वो तारीफ़ भी करते हैं, तो नीचे उसका वही कथन है कि हमें हमारा अज्ञान लौटा दो, हमारा भोलापन लौटा दो, हमारी गरीबी लौटा दो। हम स्वतंत्र हो जाएँगे या सुखी हो जाएँगे। इस प्रकार वो
इस प्राकृतिक अवस्था की खूब तारीफ करता है, लेकिन चूंकि एक बार जब राज्य बन गया है और सिविल सोसाइटी की स्थापना हो गई है, तो ये नकारात्मक आ गया है उसमें चीजें और नकारात्मक गुण हो गए। लेकिन अब रूसो चूंकि आगे बढ़ना चाहता है, अपने दर्शन में पीछे नहीं हटना चाहता, ऐसा एक विद्वान साइसेबाइन महोदय ने कहा है कि रूसो अब इस जो सिविल सोसाइटी का गठन हो चुका है प्राकृतिक अवस्था के अंतिम दौर में, तो वो वापस उसी आदिम प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाना चाह रहा है, बल्कि वो आगे बढ़ के एक सामाजिक समझौता का करेगा। अब सामाजिक समझौता कैसा होगा, वो जनरल विल पे आधारित होगा, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। लेकिन बेसिकली आप यही समझिए कि राज्य की उत्पत्ति के बाद, जो कि इस निजी संपत्ति और कला और विज्ञान के बाद हुई सिविल सोसाइटी की स्थापना, इसके बाद वो पीछे नहीं हटेगा। अब वो आगे जाके एक सामाजिक समझौते के माध्यम से एक ऐसे राज्य का गठन करेगा या ऐसी सिविल सोसाइटी का गठन करेगा। तो आप फिर से यहाँ समझिए कि ये वाली सिविल सोसाइटी अलग है जो समझौते के बाद रूसो निर्मित करना चाह रहा है, ये सिविल सोसाइटी अलग है जो निजी संपत्ति के कारण पैदा हुई है। इसकी वो आलोचना करेगा और इसके पक्ष में वो अपने दर्शन को स्थापित करेगा। तो यहाँ राज्य की स्थापना द्वारा रूसो कहीं ना कहीं वही आदिम स्वतंत्रता की प्राप्ति करना चाहता है और एक समुदायवाद या आदर्शवादी विचारक होने के नाते, आदर्शवादी होने के नाते वो कहीं ना कहीं समुदाय के पक्ष में एक अवधारणा लेके आएगा जो है जनरल विल की अवधारणा। जनरल विल की अवधारणा के द्वारा वो नागरिकों के हित में या संपूर्ण समुदाय के हित में कुछ कानून बनाएगा और जो कि व्यक्तिवादी है उसको हटा के वो एक समुदायवादी राज्य की स्थापना करेगा। इस प्रकार उसका एक कोट और यहाँ पे इसी से सृजित होता है कि हमारा ज्ञान अज्ञान और भोलापन लौटा दे, कि प्रकृति की ओर लौटो। ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के विचार भी इसी से प्रभावित माने जाते हैं कि वो प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है, भले वो वापस ना लौटे, आगे बढ़ के सामाजिक समझौता जरूर करेगा, लेकिन वो प्राकृतिक चीजों को पाना चाहता है। और इन सब जो रूसो की बातों की बड़ी अच्छी आलोचना उन्हीं के साथ ही बाल्टियर महोदय ने की है। ये सब फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित लोग हैं, आपको इनके नाम सुने होंगे आई होप। वो कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसे पढ़ने के बाद मेरी इच्छा ऐसी होती है कि मैं हाथों और पैरों के बल चलूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये बाल्टियर रूसो महोदय जो है ये सब समकालीन लोग हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति के पृष्ठभूमि में हमें ये सब दिखाई देते हैं। तो वो रूसो कहीं ना कहीं अपनी रचना की जो प्रकाशन है उसके बाद अपने मित्रों को भेजता है। जैसे आपने भी कुछ कभी अच्छा लिखा होगा या बनाया होगा तो आप अपने मित्रों को जरूर दिखाते हैं। तो उन्होंने पत्र लिख के और उसकी एक कॉपी भेजी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वोल्टेयर को। तो वोल्टेयर महोदय शुरू में अच्छी तारीफ करता है, लेकिन वो नीचे जब इसकी आलोचना करता है अपने प्रतिपत्र के माध्यम से जो रूसो को वो देता है कि धन्यवाद आपने मुझे ये पढ़ने को दी, अच्छी रचना है, लेकिन फिर उसमें लिखता है कि आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं हाथों और पैरों के बल चलूं। मतलब जैसे वो आदि मानव में भालू या बंदर नहीं चलते थे, वैसे ही उसी टाइप में लग रहा है कि आप प्राकृतिक अवस्था को इतना अच्छा बता दिए कि अब मेरा मन हो रहा है कि ये कला विज्ञान तर्क बुद्धि सबको त्याग के वापस प्राकृतिक अवस्था में चला जाऊं। इसके बाद अब प्राकृतिक अवस्था में आप समझ गए होंगे कि समझौता क्यों हुआ। उसे थोड़ा सा और व्यवस्थित वे में हम सामाजिक समझौते के कारणों में पढ़ेंगे कि अब जो प्राकृतिक अवस्था थी वो तो आदर्श थी, परंतु स्वर्ण अवस्था अंतिम अधिक दिनों तक नहीं टिकी या वो कायम नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बुद्धि का विकास हुआ, उसमें तर्क ने जन्म लिया, फिर कला विज्ञान आए और अंततः निजी संपत्ति पैदा हुई। ये सब जो बुराइयां हैं वो समाज में आ गई। व्यक्तिगत संपत्ति ने यानी निजी संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की जो शांति थी उसे भंग करके एक ऐसे सभ्य कहे जाने वाले यानी सो कॉल्ड सभ्य समाज कहे जाने वाली ऐसे समाज या राज्य को जन्म दिया जिसने मनुष्य से मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, परमार्थ की भावना छीनकर उसमें दुश्मन और संपत्ति का भूखा बना दिया, उसे स्वार्थी और घमंडी बना दिया। तो ये आप कहीं ना कहीं वर्तमान अवधारणा देखते होंगे या पाश्चात्य जो अवधारणा मानी जाती है कि मनुष्य जो इंसानियत का दुश्मन हो गया है, भूखा हो गया है और स्वार्थी और घमंडी बन गया है। प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषताएं थी, ईमानदारी, परमार्थ की भावना, वो सब लुप्त हो चुकी थी। और इसके कारण जो अल्टीमेटली दो मुख्य कारण रूसो महोदय बताता है प्राकृतिक अवस्था से निकलने के, वो दो कारण ये है, एक तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई और दूसरा संपत्ति का उदय हो गया। तो अब प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य को हर हाल में निपटना होगा। तो इस प्रकार वो समझौते के कारण बताते हुए अब सामाजिक समझौता करेगा और फिर
राज्य के स्वरूप का भी वर्णन करता है। अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से रूसो एक जनरल विल की अवधारणा भी प्रतिपादित करता है। इसके द्वारा वो जो मनुष्य में अच्छाइयां वाले गुण हैं, यानी जो समुदाय के प्रति उसके उन्मुक्तियां हैं, यानी अच्छे विचार हैं, उनको सबके अंदर से छांट-छांट के एक जनरल विल की अवधारणा बनाता है और इसी के द्वारा और इसी पे आधारित एक संप्रभु राज्य या समाज का गठन करता है। आप इस शब्द को याद रखिएगा, संप्रभु समाज या राज्य। तो इस संप्रभु समाज या राज्य को ही वो अपने आदर्श रूप में प्राप्त करना चाहता था। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये सरकार नहीं है, ये अलग है। सरकार तो एक वो यंत्र मानता था कि अब संप्रभु समाज या राज्य बन गया है, इसमें एक यंत्रवत वो सरकार बनाएगा और ये सरकार हटाई भी जा सकती है, कोई बात नहीं, इसका विरोध हो सकता है, इसे बनाएंगे, अगर ये ठीक काम नहीं कर रहा है, संप्रभु की इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो इसे हटा सकते हैं, लेकिन समाज या राज्य का जो जनरल विल के आधार पर स्थापित हुई, इसका विरोध नहीं हो सकता। आप ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ संप्रभु कौन है? तो संपूर्ण समाज या राज्य जो कि जनरल विल के आधार पर बना है। और ये जनरल विल क्या है? तो ये लोगों की वो इच्छाएं हैं जो कि सकारात्मक है, अच्छी है, समुदाय के प्रति है, लोगों के विकास के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि जो रूसो की सामाजिक समझौते की अवधारणा है, उसमें सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण संपूर्ण समाज के लिए कर देते हैं। यानी जैसे हॉब्स लेवियाथन के लिए संपूर्ण अधिकार देता है, तो ऐसा यहाँ नहीं होता। एक एक व्यक्ति करके जो संपूर्ण समाज होता है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो इसके लिए अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर देता है कि मेरे अधिकार, ये इनके अधिकार, ये इनके अधिकार, सबको समाज को समर्पित हुए। तो कायदे से ये सभी अधिकार समाज को मिले, तो किसी ने कुछ खोया नहीं है। आप ये भी समझिए, क्योंकि ये केवल यहाँ व्यक्तिवादी स्वरूप था, तो वो एक सामूहिक व्यक्तित्व बन गया है। ये व्यक्तिगत यानी एक अकेले व्यक्ति का व्यक्तित्व था यहाँ पे, जिसने अपने अधिकार समाज को सौंपे। तो यहाँ एक सामूहिक व्यक्तित्व की स्थापना हो चुकी है। इस प्रकार यह समझौता केवल लोगों के निजी स्वरूप और सामाजिक स्वरूप के मध्य होता है। भाई मैंने बताया कि कोई इसमें तीसरा इंसान आएगा ही नहीं, वही इंसान होगा, वो अकेला भी होगा और वही समाज में होगा, ऐसे समझिए। तो वो अपने अधिकार समाज को सौंप रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद को ही सौंप रहा है वो, लेकिन वो यहाँ सामूहिक रूप में सौंप रहा है, यहाँ व्यक्तिगत रूप से। तो किसी ने कुछ खोया नहीं, भाई समाज को सब मिल जाता है। इस प्रकार मानव पर मानव की सत्ता का केवल एक ही आधार होता है, वो समझौता या सहमति, जो कि रूसो करा रहा है। तो आप इसे समझ गए होंगे, सीधी सी बात है। समझौते के माध्यम से जब नागरिक समाज का निर्माण होता है, तो न केवल स्वतंत्रताएं व समानताएं पूर्ववत बनी रहती हैं। पूर्ववत से आशा ये है कि जो समानताएं और स्वतंत्रताएं आदिम समाज में थी, वही वो रूसो फिर से प्राप्त करना चाहता था। तो वो इंसान की स्वतंत्रताएं बनी रहेंगी। हॉब्स जैसे किसी एक को जीवन रक्षा के बदले सौंपता नहीं है, वो ऐसे ही स्वतंत्रता बनी रहती, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए एक सामूहिक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। यानी उसकी स्वतंत्रता और समानता तो बनी रहेगी, लेकिन इनकी रक्षा के लिए एक समाज का गठन भी तो कर रहा है ना रूसो। सब व्यक्ति अपनी मिलके जो सारी स्वतंत्रताएं हैं वो पूरे समाज को सौंप रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी रक्षा के लिए सामूहिक व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका है, जो संप्रभु राज्य या समाज होगा। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, संप्रभु राज्य, सोवरेंट स्टेट की यहां स्थापना होगी। समझौते के द्वारा निर्मित राज्य का आधार सामान्य इच्छा होगी, जैसे कि मैंने बताया जनरल विल यानी अच्छी इच्छा लोगों की। सामान्य इच्छा की आगे हम थोड़ा सी डिटेल में चर्चा करने वाले, तो आप इसे आगे अच्छे से समझेंगे। संप्रभु की अभिव्यक्ति ही सामान्य इच्छा होती है, यानी जो संप्रभु कौन हुआ, ये राज्य बना ना सामूहिक अभिव्यक्ति से। तो इसकी जो अभिव्यक्ति होगी, यानी जिसके जो विचार होंगे, अच्छे वाले विचार होंगे, वही जनरल विल होगी और इसी आधार पे ये राज्य निर्मित होगा। इस प्रकार रूसो के दर्शन में लोकप्रिय संप्रभुता, यानी जो संप्रभु होता है वो जनता होती है, तो वही लोकप्रिय संप्रभुता का विचार हमें कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई देता है। और लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला भी मिलती है। जैसे कि आप वर्तमान समय में देखिए, तो जो जनरल विल की अवधारणा कहीं ना कहीं आप वोटिंग से लगा सकते हैं कि वोट मत करके सरकार अपने एक यंत्र के रूप में सरकार की स्थापना कर लेती है। राज्य में जो नागरिक होते हैं या समाज होता है, वो एक यंत्र के रूप में सरकार की स्थापना कर लेती है अपनी बिल के आधार पर। तो अगर इस जनरल विल को हम वोट माने, तो सरकार की निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक सरकार का
विचार पहली बार हमें रूसो के दर्शन में दिखाई देता है। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी अवधारणा है वो भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है जनरल विल की अवधारणा में। इसे हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, तो आप इसे बस थोड़ा सा समझिए कि अच्छी बातें हैं कुल मिला के। अब जो कि हमने इनका सामाजिक समझौते को समझ लिया, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी आपके सामने निकल के समझ में आ रही होंगी। अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो जो सामाजिक समझौता है उसका आधार और शर्त केवल एक ही है, वो समता। यानी जो अधिकार और स्वतंत्रता मैं सौंप रहा हूं संपूर्ण समाज को, वही आप भी सौंप दीजिए, तो बात खत्म है। किसी को कोई युद्ध या संघर्ष जैसी आवश्यकता नहीं होगी और एक जनरल विल के आधार पर राज्य की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि वह सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकारों का समर्पण कर देता है। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ नहीं खोता, जैसे कि मैं पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुका हूं कि एक व्यक्तिगत स्वरूप से सामूहिक स्वरूप में अधिकारों का परिवर्तन बस होगा और एक सामूहिक शक्ति की प्राप्ति ही होगी, खोएगा कुछ नहीं, इवेंचुअली मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर दे रहा है, वह अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उस प्राप्त कर लेता है। यानी आप ऐसे समझिए कि जो एक व्यक्ति है ये कुछ अपने अधिकार समाज को सौंप रहा है, ठीक है, ये समाज में कुछ व्यक्ति हैं, तो इन्होंने जैसे अपनी स्वतंत्रता और समानताएं समाज में सभी व्यक्तियों को सौंप दी सामयिक समझौते द्वारा। तो जो राज्य में व्यक्ति होंगे वो भी कहीं ना कहीं यही करेंगे ना कि इस व्यक्ति को, चूंकि ये भी एक समाज का पार्ट है, इसमें भी कुछ लोग हैं, तो ये सब व्यक्ति भी अल्टीमेटली इसी समाज को सौंपेंगे, तो इसका अंग ये भी है, तो इसे भी संपूर्ण समाज के ऊपर वही अधिकार और वही स्वतंत्रताएं मिल जाएंगी जो ये दूसरे व्यक्ति को सौंप रहा है। तो कोई किसी की हानि कुछ भी नहीं होनी है। तो यहाँ पे किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता की हानि नहीं होनी है। सामाजिक समझौते द्वारा परतंत्रता का अंत होता है। यानी जो एक मनुष्य का दुश्मन बन गया था, वो स्वार्थी हो गया था, झूठा हो गया था और युद्ध और संघर्ष जैसी आवश्यकता थी, तो इन सब ने मनुष्य को जंजीरों में जकड़ लिया था, वो संपत्ति का लोभी हो गया था। तो ये सब परतंत्रता की जंजीरों को वो तोड़ देता है सामाजिक समझौते द्वारा और वास्तविक स्वतंत्रता की स्थापना कर लेता है। जी हाँ, वास्तविक स्वतंत्रता कैसी? वो जो अच्छे गुण थे मानव में, उदात्त गुण थे, उनकी प्राप्ति के द्वारा वो एक वास्तविक स्वतंत्रता की स्थापना कर लेता है। इसके द्वारा जैसे कि पहले भी से बताया जा चुका है कि व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। यानी जो व्यक्तिगत मानव की इच्छाएं थी, जो कि स्वार्थ पाने वाली भाव थी, वो सब खत्म हो गए। जनरल विल या सामान्य इच्छा की अवधारणा यहाँ ग्रहण कर लेता है समाज, और समझौते के द्वारा किसी सरकार का नहीं वरन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। फिर सरकार की स्थापना तो एक यंत्रवत रूप में कर लेगा और इसे हटाया भी जा सकता है, लेकिन जो समझौते के द्वारा स्थापना होगी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होगी। ये कहीं ना कहीं आपको लॉक वाली अवधारणा भी दिखाई देती है कि वहां भी लॉक केवल समुदाय का गठन करता है, सामाजिक समझौते द्वारा पूरे एक सरकार का गठन नहीं करता। लेकिन जो हॉब्स है वो एक भयंकर समुद्री राक्षस के रूप में सरकार का ही गठन कर देता है या उसे ही सरकार बोल देता है। लेकिन रूसो यहाँ ऐसा नहीं करता, वो केवल समाज की स्थापना करेगा और समाज भी जनरल विल के आधार पर बनेगी। सामाजिक समझौते एक बार घटित होने वाली घटना ना हो कि यह निरंतर क्रम में चलने वाली घटना। यानी सामाजिक समझौता होते रहते हैं, जैसे जैसे समाज को जनरल विल की जरूरत होगी वैसे वैसे लोग उसकी भलाई के लिए बार बार समझौते करते रहेंगे और ये घटना चलती रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह समाज होगा वो सयावयवी होगा, यानी ऑर्गेनिक स्टेट होगा। ये ऑर्गेनिक या जो सयावयवी राज्य की अवधारणा है वो बेसिकली आप जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसे भी समझ सकते हैं कि जो राज्य होता है वो कोई एक मशीन नहीं होता, कोई एक यूनिट नहीं होता, उसके विभिन्न पार्ट होते हैं जिससे मिलकर वो बनता है। जैसे कि आप इनकी जो जनरल विल की अवधारणा के तहत जो राज्य बना है उसे यहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है उन्होंने अपने अधिकार और राज्य को सौंपे, तभी राज्य का निर्माण हुआ ना। बिना अधिकार सौंपे और बिना कुछ दिए राज्य का निर्माण तो संभव नहीं है, ऐसा रूसो महोदय मानते थे। तो उनकी जनरल विल और अधिकारों को जो एक व्यक्ति ने सौंपे हैं सब समाज को, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति मिलके अंततः एक समाज का गठन कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं इसके अंग हैं। तो ये आंगिक अवधारणा होती है राज्य की। इस प्रकार रूसो का महोदय जो है आंगिक है। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको रूसो के सामाजिक समझौते की अवधारणा समझ आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।